हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करते चल रहे हैं। ये है हमारा पार्ट 25। इसमें जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे वो है ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी प्रोविजंस और साथ में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले और लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर को सही टिक किया। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय, यानी कि भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 17 यानी कि पार्ट 17 में ये बताया गया है और आर्टिकल कौन सा है 343 अनुच्छेद 243 में ये बताया गया है कि जो संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी, यानी कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शाल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। और उस टाइम पर यह भी कहा गया था कि जो पार्लियामेंट की भाषा होगी वो अलाउ करती है नेक्स्ट 15 ईयर्स तक इंग्लिश लैंग्वेज को एंड देयर आफ्टर, यानी कि उसके बाद भी ये अलाउ कर सकती है यदि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो उसमें कहा गया अलाउ यूज ऑफ इंग्लिश फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स एंड देयर आफ्टर। और साथ साथ ये भी बताया गया कि जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होगी किस किस के बीच, यूनियन प्लस स्टेट के बीच, यानी कि राज्य और संघ के बीच जो भी लैंग्वेज होगी कम्युनिकेशन की वो प्राथमिकता दी जाएगी यूनियन की लैंग्वेज को, यानी कि शाल बी लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। और यदि स्टेट और स्टेट की बात हम करें, दो जो एक स्टेट है पर्टिकुलर राज्य है उसमें दो सिटीज के बारे में बात करें यदि लैंग्वेज की एग्जांपल के थ्रू, तो उसमें लैंग्वेज क्या है, कैन बी लैंग्वेज ऑफ द यूनियन और मे बी हिंदी इफ द टू स्टेट्स एग्री, यानी कि उसकी लैंग्वेज या तो यूनियन की लैंग्वेज होगी या फिर हिंदी होगी या फिर जो भी उन दोनों स्टेट्स के बीच जो एग्रीमेंट होगा उसके बीच में जो लैंग्वेज को मान्यता दी जाएगी वो लैंग्वेज होगी। और इन सब को बातों को ध्यान रखते हुए संविधान की जो 8वीं सूची है यानी कि 8th शेड्यूल है उसके अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार हैं, आप सुनिए उसको। असमी, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये 22 लैंग्वेज को जो 8वीं अनुसूची के अनुसार बताया गया है कि ये राजभाषाएं इनको मान्यता प्राप्त है 22 लैंग्वेजेस को। और हम जो पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे थे, पार्लियामेंट की लैंग्वेज क्या होगी, वो इंग्लिश होगी और साथ साथ उसके उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधानमंडलों की भाषा क्या होगी, जो संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान ना किया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में ही होंगे, यानी कि उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी। और इसके लिए जो मेजोरिटी की जरूरत है इस अमेंडमेंट को करने के लिए, उसको सिंगल मेजोरिटी की जरूरत है। जो राज्यों की भाषा डिसाइड की जाती है उसको सिंगल मेजोरिटी के साथ पास किया जाता है। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड एज अ लिंग्विस्टिक स्टेट इन, यानी कि आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में बनाया गया था। तो मैंने इसके बारे में कईयों बार बात की है, जो करंट अफेयर्स भी हमारा वीकली चल रहा है उसमें भी जब आंध्र प्रदेश के बारे में बात आती है तो मैं डिस्कस करता हूं कि आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बना था जिसको कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था। और ये कब किया गया था, ये किया गया था 1953 में। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रदान करता है कि शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा यानी कि मातृशक्ति में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करना हर राज्य का प्रयास होगा।
और ये बताया गया है आर्टिकल 350A में। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद भी रखना है, तो भी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और आर्टिकल 350A में क्या कहा गया है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट है, राज्य है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो प्रोवाइड करे एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग टू द चिल्ड्रन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप एट द प्राइमरी स्टेट ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका जो स्टेट है उसको जो मदर टंग लैंग्वेज में उनके इंस्ट्रक्शन को बच्चों को बताने के लिए ये प्रावधान है, राज्यों की ये ड्यूटी बनती है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 350A में। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग, यानी कि आवेदक करके एक वित्तीय आपात घोषित किया जा सकता है। तो हमने जो इमरजेंसी के बारे में पहले भी बात की थी और हम लोगों ने बात की थी कि जो इमरजेंसी होंगी वो 3 तरह की होंगी। एक नेशनल इमरजेंसी होगी, एक स्टेट इमरजेंसी होगी और होगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जिनको कि हम आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 जिसको कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में हमने बात की थी। अब जो 360 है ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और इसमें हमने बात की कि जो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय साख को खतरा है, और यह वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सम्मुख रखना और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। और उसके साथ ही जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है उसकी घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ में 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। इसके साथ साथ बताया गया कि इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है कोई भी, यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस ना लिया जाए। तो जो राष्ट्रपति है वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है। अब इसके प्रभाव क्या होंगे? तो जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उसके जो न्यायाधीश हैं और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। साथ साथ राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है, और इसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं, और राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है। पर ये जो इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी भी लागू नहीं की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जा सकती है, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी, यानी कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन की घोषणा करने का प्रावधान है? तो जो प्रोक्लेम इमरजेंसी है इसको बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी, और ये आता है आर्टिकल 352 के अंडर में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। अब जो राष्ट्रपति घोषणा करता है आपातकाल की, यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है, तो वो किस कंडीशन में करता है? तो वार, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन इन कंडीशन, यानी कि जो यदि बाह्य आक्रमण हुआ हो, युद्ध हुआ हो किसी देश के साथ, या फिर सशस्त्र विद्रोह हुआ है, तो इस कंडीशंस में ये इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है। और जो हमारे आर्टिकल 20 और 21 है, जो राइट टू लाइफ वगैरह हैं, इनको सस्पेंड इन इमरजेंसीज में नहीं कर सकते हैं। और ये कब कब हुए हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये अक्टूबर 1962 में जो इंडो चाइना वार हुआ था, इसको बोला गया था एक्सटर्नल अग्रेशन, और इस टाइम पर ये इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद दिसंबर 1971 में इंडो पाक वार हुआ था, उस टाइम भी ये लगाया गया था, एक्सटर्नल अग्रेशन के केस में ही लगाया गया था। और जून 1975 में इसको इंटरनल इमरजेंसी का कहकर इसको लगाया गया था।
तो ये जो आर्टिकल है 352 इसको नेशनल इमरजेंसी में आता है। तो ये कंडीशंस हमने इसके साथ में जान ली हैं और ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। तो अभी हमने बात की है जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है किसी भी इमरजेंसी के दौरान। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा जब इमरजेंसी भी लगेगी तब भी। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस संशोधन अधिनियम ने प्रस्तावना में भारतीय संविधान में परिवर्तन की शुरुआत की। तो हमने कई बार इसको डिस्कस किया था कि प्रीएम्बल में चेंज हुआ था आर्टिकल, जो अमेंडमेंट आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इसको हमने कहा था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। और इसमें प्रीएम्बल के कौन कौन से वर्ड ऐड हुए थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड इसमें ऐड हुए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में, इसमें कौन कौन से वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, यानी कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित है। तो हम इसके बारे में भी बात किए हैं कि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था इसमें पंचायती राज के बारे में बात की गई थी, और जो 74th अमेंडमेंट हुआ था उसमें नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई थी। तो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें पंचायती राज, यानी कि ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव एडेड आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द प्राइवेट सेक्टर आल्सो, यानी कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 को निजी क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है। तो ये ऐड हुआ है आर्टिकल 15 में, और ये जो अमेंडमेंट आया था ये आया था 93rd अमेंडमेंट। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसमें कहा गया कि जो शिक्षा के संस्थान हैं उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों के दाखिलों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो ये प्रावधान आया था 93rd अमेंडमेंट में। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड, यानी कि संवैधानिक संशोधन की विधि प्रदान की जाती है। तो हमने बात की थी कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल हमने इस बेसिस पे किया था कि इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है और आर्टिकल 368 के कंडीशंस को पार्लियामेंट फुलफिल करे और उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।